वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी की। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर सुबह आपके सामने आते हैं तो खबर से आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। आज भी अहम तरीन मामला आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी, मौसम के मिजाज से भी आपको अपडेट करेंगे, श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से भी आपको राब्ता बताएंगे और राब्तों के हवाले से जब बात होगी तो आपको बताएंगे कि एक ख्वाब देखा गया था, क्या वो ख्वाब कभी शर्मंदे ताबीर होगा, एक बड़ा सवाल है। और सन्नत के बारे में एक और खुलासा सामने आया है। ज़राए ब्लॉग में एक बड़ी खबर छपी है, वो खबर क्या है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ आपको मशरिक़ वस्ता भी लिए चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे बरसगीर के अंदर सबसे बड़ी हाईजैकिंग हो चुकी थी, उस हाईजैकिंग के बाद सूरत हाल क्या कुछ है इस पर भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर पल अपडेट दिया जाए, खबर से बाखबर किया जाए। इन खबरों को आप हमारी टीवी पर तो लगातार देखेंगे, लेकिन आप फटाफट से हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबरें 2-3 ज़बानों में आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और उसके साथ साथ बराह रास्त नशरियात भी आप प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो हमारी चैनल्स का ऑफिशियल जो ऐप है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे दुनिया भर में जहाँ पर भी आप हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हालात वाक़ात से बाखबर रहेंगे और अपनी बात भी हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अभी जिस तरीके का प्यार मोहब्बत आपका हमारे साथ है, तनकीद भी हो रही है, वो तनकीद बराए तामीर है, इसके हम कायल है, तो यह सिलसिला आप ज़रा जारी रखिएगा। और आज भी 9:45 के फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन खुलेंगी तो आप बात करेंगे। जब आप बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी और प्रोग्राम के बारे में भी ज़रा आप में ज़रूर कीजिएगा कि और इसे कैसे। फिलहाल पहले पड़ाव पर आते हैं और तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं, देखते हैं कि आसिफ रशीद की नज़र में आज कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत फटाफट से बिना किसी ताखिर के हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके बाद सीधा खबरों की तरफ आएंगे। आज मार्च की 13वीं तारीख है, साल 2025। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन 1774 में भारत में पोस्टल सर्विस का पहला दफ्तर खोला गया कैलकाटा के अंदर और मौजूदा वक्त में जिसको आप कोलकाता कहते हैं। मगरबी बंगाल से शुरुआत इस काम की हुई 1774 में। 1944 में इटली और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान आज के दिन किया। ये वो वक्त था जब दूसरी जंग अजीम भी बहुत सारे ममालिक में बुरी तरह अवाम को या ममालिक को मुतासिर कर रही थी। 1961 में आज ही के दिन 13 मार्च को सोवियत यूनियन में ज़मीनी तोदे गिरने से 145 अफराद हलाक हुए। साल 1963 खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए अर्जुन अवार्ड का ऐलान भारत के अंदर किया गया, जो अब मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले नौजवानों को या खिलाड़ियों को मिलती है। 2016 में तुर्की के शहर अंकारा के अंदर एक खुदकुश बम धमाके में 37 अफराद आज के दिन लुक़्मा अजल बने। 2008 में नासा का खलाई जहाज एंडवर कामयाबी के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर आज के दिन पहुंचा और नासा के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट तारीखी एतबार से। 1999 में 13 मार्च को शेख हमाद ज़ैन बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के नए हुक्मरान आज के दिन बने। इसके 3 बरस बाद 2002 में रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के दोबारा सदर मुंतखब हुए। 1897 में आज ही के दिन सांटियागो स्टेट यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक जो आज के दिन बनी। आज के दिन इसने अपना काम शुरू किया। 1878 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने पहले गोल्फ मैच में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को आज ही के दिन शिकस्त दी थी, मार्च की 13 तारीख। और इसी साल 78 में वर्नाकोल प्रेस एक्ट नाफिज हुआ और अगले ही दिन अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी अखबार आज के दिन बना, तारीख 13 मार्च की थी। 1800 में आज ही के दिन मराठा सल्तनत के मारूफ सियासतदान नाना फडणवीस का महाराष्ट्र के पुणे में इंतकाल हुआ था, तो उनकी अदबी, समाजी और जो सियासी खिदमात हैं उनको बिलखसूस आज के दिन याद किया जा रहा। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी, अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत अब खबरों की करेंगे, एक एक करके तज्जियों और तबसरों की तरफ चलेंगे। इससे पहले मकामी और कौमी खबरों की तरफ हम आए, सीधा बैनुल-अक़वामी खबरों पर चलते हैं और बात सबसे पहले भारत पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि सरहदी इलाके में जिस तरीके से हाल ही के दिनों में दोबारा से फायरिंग या पुरतनाव सूरत हाल दोबारा से देखी गई है, तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की नज़र भी मौजूदा सलामती सूरत हाल पर है, ख़ासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार जो कुछ भी हो रहा है। इसी तनाजुर में एक एडवाइजरी जारी की गई है और शहरियों को उन इलाकों के अंदर जहाँ पर सूरत हाल ऐसी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत के साथ लगने वाले इलाके हैं, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, लेकिन अपने शहरियों के
लिए ये एडवाइजरीज हैं, जिसमें कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ही एडवाइजरीज जारी की गई हैं और उन इलाकों का सफर करने से गुरेज करें जहां पर लगता है कि सलामती के एतबार से अभी भी खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल और परसों के जो इंसिडेंट्स हुए और हाल ही के दिनों में नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से हमले हुए बैक टू बैक, फिर ट्रेन वाला कल का इंसिडेंट थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, उस सारी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा जा रहा। लेकिन ये वो एडवाइजरी जिसमें कहा गया कि अगर आप इन इलाकों में से यानी लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहदी इलाके में, किसी भी इलाके में आप अमेरिकन सिटीजन हैं, सफर करते हैं, किसी भी मकसद से आप जाते हैं, तो आप रिस्क पर जा रहे हैं, इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाए। इस एडवाइजरी से जो बात सामने आई, ताज़ा तरीन एडवाइजरी जो है वो अमेरिका की तरफ से जारी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान, भारत दोनों न्यूक्लियर मुल्क है। दोनों मुल्कों के बीच में तनाव भी बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और इस बीच एडवाइजरी का आना और मुबस्सरीन का मानना है कि क्या सब कुछ भारत और पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक है और एडवाइजरी का आना क्या कोई अलार्मिंग बेल तो नहीं है। इस पर दुनिया भर के मुख्तलिफ अखबारों के अंदर आज एडिटोरियल्स भी छप चुके हैं। ताहम जो बड़ी खबर है वो यही है कि रात देर गए अमेरिका की तरफ से ज़बरदस्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों के अंदर, चाहे वो भारत की साइड से हो या पाकिस्तान की साइड से हो, उन इलाकों के अंदर जो अमरीकी हैं, अमरीकी बाशिंदे हैं, अमरीकी सफारतकार हैं, वो यहाँ की ओर ना जाए और बाज़ाब्ता तौर पर इसका इतलाक़ कर दिया गया है। स्पेशली बलोचिस्तान, खैबर पख्तून जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग बेल इस वक्त बज चुका है, वहाँ के लिए अमेरिका ने भी अपनी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। जुमे रात को ये एडवाइजरी जुमे को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। एडवाइजरी में ये साफ कर दिया गया है कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है कि वो पहले जाने से ही गुरेज करें। अगर वो अब जाते भी हैं तो बलोचिस्तान के इलाके के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अंदर या फाटा का जितना भी इलाका है उन इलाकों के अंदर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई ख़राब बनी हुई है। क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी का भी जिक्र इस एडवाइजरी के अंदर किया गया और यह साफ कर दिया गया कि भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ चलाने के लिए सरहदों के पास ये इंतहा पसंदों के कैंप्स रखे गए हैं और मुसलसल पाकिस्तान जो है वो इन इंतहा पसंद कैंपों की हिमायत कर रहा है। और यही वजह है कि दोनों तरफ से हेवी मिलिट्री प्रेजेंस लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर दी गई है, ये अमेरिका कह रहा है। और फिर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये भी कह रही है कि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतर हो रहे हैं और फिर भारत जिस तरीके के साथ अमेरिका के साथ सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, इस बीच कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ना तय है, ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का मानना है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस रिपोर्ट छपकर सामने आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल भी इंतहाई अफसोसनाक है और वहाँ पर बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत बढ़ रही है। वो बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत किसी भी वक्त कोई भी बड़ा रुख ले सकती है। इसलिए इन हालात के बीच अमेरिका ने अपने तमाम लोगों को कहा है कि वो इस एडवाइजरी पर सख्ती के साथ अमल करे। पाकिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया कि सरहदों के आसपास, चाहे वो भारत की सरहद है जो पाकिस्तान के साथ मिल रही है, तो सीधी सी बात है जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है यहाँ पर जो सरहद है उसके लिए भी इस एडवाइजरी को जारी कर दिया गया है। एडवाइजरी रात देर गए अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से जारी कर दी गई है। ये थी खबर जनाब भारत पाकिस्तान अमेरिका की एडवाइजरी के हवाले से। लेकिन ज़रा बात करते हैं उस अहम खबर की भी जो कल से ज़बरदस्त सुर्खियों के अंदर है। बरसगीर के अंदर सबसे बड़ा हमला हुआ और सबसे बड़ी कार्रवाई जो थी वो अगवाकारी की हुई थी। चलती ट्रेन को अगवा किया गया था और उस ट्रेन की बाजियाबी के लिए फौजी ऑपरेशन भी किया गया। पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस वाली गाड़ी के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तानी ज़राया अबलाग का मानना है कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया है और इसमें कुछ फौजी जवान भी मारे गए हैं पाकिस्तान के, और वो तमाम 33 इंतहा पसंद दहशतगर्द जो इस एक्सप्रेस गाड़ी को, जाफर एक्सप्रेस रेल को यरगमाल बना चुके थे, इन तमाम को मार दिया गया है। बिल्कुल स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं, पाकिस्तानी फौजी जनरल्स की तरफ से भी मुसलसल बयानात आ रहे थे और अब क्लियर कर दिया गया है कि पाकिस्तान फौज ने फिजाइया, फ्रंटियर कोर यानी एफसी जिसको कहते हैं, और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी के साथ मिलकर बलूचिस्तान के बुलान के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। तमाम मुगवियों को रिहा करा दिया गया है। ट्रेन को हाईजैक करने वाले जितने भी लोग थे
उनको पाकिस्तानी फौज के मुताबिक हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 जो बागी थे या जो बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग थे उनको मारा गया है, जबकि तमाम जो यरगमाली थे मरहलावार बहिफाजत बाजियाब कराए गए, जिनमें खवातीन थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से बयान जारी करके कहा गया कि पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में 33 दहशतगर्दों को हलाक किया है। तमाम मुगवियों को मरहलावार बुनियादों पर ही लेकिन बाहिफाजत वापस निकाल लिया गया है। और 11 मार्च दोपहर के 1 बजे के करीब ट्रेन को पटरी से उतारने की पहली खबर आई थी। मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था। 400 प्लस मुसाफिर थे, इस तरह की खबरें थी। और उसके बाद इस हादसे में 21 मुसाफिर और 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, जो पाकिस्तान के ISPR की जानिब से तस्दीक की गई है। अब इसमें बलूच रेजिमेंट के बयान की तरफ जाएं तो हादसे में हलाक होने वाले फौजियों के बारे में बताया गया है। नीम फौजी फ्रंटियर कोर के ये तमाम सिपाही हैं जो पाकिस्तानी आर्मी ने तस्दीक की है, जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि उन्होंने 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 190 पाकिस्तानियों को कामयाबी के साथ यहां से बाजियाब करा लिया है और इस वहशियाना हमले की भरपूर जवाब भी दिया गया है। जिन लोगों को बचाया गया है इनमें कहा जा रहा है कि 37 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने साथ ही हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी, तो उनका ये दावा है कि उनने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज़्यादा सिपाही शामिल हैं जो मुख्तलिफ इंसानी जराइम में मुलव्विस थे, जो पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ के खिलाफ उनका बयान आया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज ने इस पर जो पहला रद्दअमल दिया तकरीबन 36 से 48 घंटों के दरमियान, जिसमें कहा जा रहा है कि 21 लोग मारे गए जो मुसाफिर थे। इसके अलावा 4 फौजी उनके मारे गए, दैट मीन्स 25 इनके और 33 उस तरफ के, तो ये 58 लोग टोटल हो जाते हैं। 58 लोगों की हलाकतें हुई हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इस ऑपरेशन के बाद क्या दोबारा इस रास्ते पर ट्रेन सर्विसेज को बहाल किया जाए या नहीं, ये फैसला बड़ी मुद्दत और बड़ी मुश्किल के साथ नवंबर में रेलवे स्टेशन कोयटा पर जहां 26 अफराद की हलाकत हुई थी, 62 लोग जख्मी हुए थे, उस इंसिडेंट के बाद दोबारा से ट्रेन सर्विसेज शुरू तो की गई थी, लेकिन मुश्किल सूरत हाल नजर आ रही थी। दोबारा से यहाँ पर फिर जब हमला हुआ तो अब इसके बाद काफ़ी मुश्किल सूरत हाल बन रही कि क्या ट्रेन सर्विसेज इन नॉर्दर्न बेल्ट के इलाकों को जोड़ने में कामयाब होगी या नहीं, या चलने दिया जाएगा या नहीं, ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर मुनसर करेगा। बड़ा फैसला लेना है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ऑपरेशन ऑफिशियली ख़त्म करके कहा गया कि तमाम लोग मार दिए गए और BLA के बयान के मुताबिक उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा, जिसमें पाकिस्तानी सिपाही या फ्रंटियर स्पेशल फोर्स के सबसे ज़्यादा जवान हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी या ISPR के बयान के मुताबिक 21 मुसाफिर और 4 फौजी मारे गए, जबकि तमाम के तमाम 190 से ज़्यादा 192 के आसपास जो मुगवी थे जिन लोगों को पकड़ा गया था तकरीबन 24 घंटे कबल जिनको यरगमाल बनाया गया था, उन सबको बाजियाब करा लिया गया है। लेकिन ओवरऑल ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं। पाकिस्तान के इस मामले के बाद ज़रा आपको मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल से भी वाकिफ़ कराते चलें। गज़ा के अंदर जंगबंदी में तोसी होगी या नहीं, मुज़ाकराती अमल शुरू होने वाला है और इस हफ्ते नहीं आइंदा हफ्ते एक अहम पेशरफ्त का इम्कान है। लेकिन इन सब के दरमियान वेस्ट बैंक और मस्जिद अक्सा के आसपास मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं और इजरायली अफवाज की जानिब से अब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब, जहाँ देर रात हंगामा देखने को मिला और नमाज तरावी के दौरान डिस्टर्बेंस भी मुसलसल क्रिएट की जाती है, लेकिन ख़बरों के मुताबिक यहाँ काम करने वाले मशहूर शॉप के जो मालिक थे, इजरायली पुलिस की जानिब से इस दुकान पर न सिर्फ छापा मारा गया बल्कि बुक शॉप के मालिक को इजरायली अफवाज ने बल्कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब कर लिया गया है। इजरायली पुलिस का मानना है कि कार्रवाई के दौरान बरतानवी आर्टिस्ट और दीगर पाकिस्तानी मुनसिफों की किताबें जब्त कर ली गई हैं और दुकान को सील कर दिया गया है और इंसानी हकूक़ तंजीमों की तरफ से इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि ये कार्रवाई बग़ैर किसी वारंट के की गई है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें बरहम हुई है। और इस्राइली अफवाज का दावा है कि छापा किताबी मवाद की जांच के लिए मारा गया,
जो मुबैना तौर पर अमन अमल में रखना डाला जा रहा था, ताहम मुल्क ने मालिक ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसराइली इंसानी हकूक़ तंजीम ने इस कार्रवाई की गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि यह आज़ादी इजहार और किताबों की रसाई पर हमले के मुतरादिफ है। यानी कल एक और किताब की दुकान पर हमला हुआ और कहा जा रहा कि एक कदीम किताब की दुकान जो मशरिकी बैतुल मुक़द्दस के मकाम पर थी, और इस बीच वहाँ पर पाकिस्तानी और दीगर लोगों की किताबें बेची जा रही थी, और ये माना जा रहा कि ये भी एक एपिसेंटर बना हुआ था जहाँ से मज़ाहमत होती थी, इसलिए कार्रवाई की गई है। ये इजरायली अफवाज का मानना है। अब देखना होगा कि जब ये कार्रवाई रात देर गई हुई है, आज ये पूरा मामला जो सामने आया है कि मुकम्मल कर दिया गया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि बिना किसी इजाज़त के कोई भी चीज़ अब न बिकेगी और न बेचने की कोशिश कराई जाएगी। ये तो थी बात जनाब मशरिकी वस्ता की। ज़रा बात दिल्ली की भी आपको बताते हैं, और दारुल हुकूमत दिल्ली की एक और बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश है। कल बड़ा अहम त्यौहार है, होली का दिन है, और कल माह रमज़ान मुबारक का जुम्मतुल मुबारक भी है। इस बीच मुख्तलिफ मुल्क रियासतों के अंदर सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम किया गया है ताकि नमाज के दौरान और होली मनाते हुए लोगों के बीच कोई तसादुम ना हो। ताहम इतलात और ख़बर ये है कि संभल और कानपुर में होली पर नमाज जुम्मा के वक्त तब्दील कर दिए गए हैं, और जामिया मस्जिद कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। संभल में होली के रोज़ जुलूस वाले रास्तों पर मौजूद शाही मस्जिद समेत 10 मस्जिदों को ढांप लिया गया है, यानी उनको कवर कर दिया गया है, और साथ साथ नमाज अब 2:30 बजे वहाँ पर अदा की जाएगी। संभल जामिया मस्जिद कमेटी के सरबराह की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है, और दीगर रास्तों पर आने वाली कमेटियों के मेंबरान ने भी इसी तरीके की तफसीर जो है वो दे दिया है। और ये तस्वीरें हैं जी, मस्जिद को ढांप लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से शरपसंद अनासर कोई चीज़ यहाँ पर ना फेंक सके और फिर अमन और कानून की सूरत हाल पैदा ना हो। तो उसको देखते हुए टाइमिंग ऑफ नमाज जो है वो चेंज कर दी गई है, 2:30 बजे के आसपास रखा गया, और ये साफ कर दिया गया कि 2 बजे से पहले जुलूस जो मुख्तलिफ रास्तों से निकलते हैं होली के, वो निकाले जाए और किसी भी तरीके से फसादात ना हो और अमन में गड़बड़ ना हो, खलबली ना हो, उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और 24 नवंबर की तारीख याद रखिएगा, जब यहाँ हंगामा हुआ, गोली चली, अचानक से टीम शाही जामा मस्जिद संभल की सर्वे के लिए पहुंची, और सुबह सुबह हंगामे के बीच नमाज फज्र के आसपास पुलिस के बयान के मुताबिक पथराव हुआ। उसी दौरान फायर किया गया। 5 नौजवानों की मौत हुई थी इस इलाके के अंदर। पूरे मुल्क में हंगामा, और ऐवान के अंदर भी ज़बरदस्त इस पर बहस देखने को मिली। फिर जम्मू कश्मीर से रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो इस इलाके का कुछ दौरा कर चुके हैं। कुछ ने करना था, लेकिन पुलिस अथॉरिटीज़ ने जाने की इजाज़त नहीं दी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, तो तब से यहाँ मामला इसी तरह का है। फिर ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कहते हैं कि उनकी जानिब से सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी है, और कुछ दिन पहले अदालत ने एक फैसला सुनाया कि शाही जामा मस्जिद की साफ़ सफाई होगी, लेकिन पुताई वगैरह या रंग वगैरह करना, तज़ीन और आइश का अगर कहीं पर काम करना है तो उसकी इजाज़त फ़िलहाल नहीं मिलेगी, क्योंकि मामला अदालत में है। तो वहाँ से भी रिपोर्ट पेश करने के बाद जब तक किसी भी तरीके से कोई फाइनल फैसला नहीं आता, तब तक किसी भी तरीके से रंग रोगन वगैरह या पेंटिंग का कोई काम नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जहाँ जहाँ खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, पुलिस अथॉरिटीज़, सिविल इंतज़ामिया और तमाम ज़िम्मेदारान से पहले अपील की गई थी कि वो इस मामले को, इस दिन चूँकि जुमा भी उसी दिन पड़ रहा है, नमाज भी अदा होनी है और साथ साथ मुख्तलिफ़ रास्तों में जुलूस भी निकलने हैं, तो वो जो मजहबी भाईचारे की हम आहंगी की, अख़ुवत और इंसानियत नवाजी की मिसालें कायम की जाती हैं हिंदुस्तान की, वो बरकरार रहनी चाहिए। और इसके लिए तमाम सतह पर कोशिशें मुसलसल हुई हैं। यही वजह है कि कल नमाज जुमा का वक्त जो है वो थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 9 बजने वाले। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो खबरें जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे, और सबसे पहले बात मौसम की। मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है, मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचेंगे, और उसके बाद सरकार के कुछ जवाब। ऐवान में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज 10वां दिन है, कल होली की छुट्टी है। जो कुछ होना है आज ही, सवालात और जवाबात का सिलसिला, और दूसरी तरफ ग्रांट्स के देने और उन पर बहस करने का सिलसिला भी जो कल ही शुरू हुआ है। आज बात क्या होनी है और किस किस की तरफ से सवालों के जवाब आएंगे, दीगर कुछ खबरें भी हैं इस प्रोग्राम में। ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। खबरें ज़रा जम्मू कश्मीर से आपको बताते हैं और इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर जाएं। सियासी और सलामती मामलात पर गुफ्तगू हों, मरकज़ी हुकूमत की कुछ जवाबात हैं उस पर जाएं। बात ज़रा मौसम की कर लेते हैं। शुमाली भारत के अंदर गुज़श्ता 48 घंटों में मौसम ने करवट ली है और कहीं पर हल्की तो कहीं पर दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला और बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी देखने को मिली है। इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के अंदर येलो अलर्ट भी जारी किया है और जो पहले से प्रेडिक्शन थी कि मार्च 16 तक मुतअद्दिद मकामात पर बारिशें भी होंगी, बर्फबारी भी होंगी, इस वक्त जो इतलात हैं वादी कश्मीर के कुछ इलाकों, इधर जम्मू सूबे के पीर पंचाल बेल्ट के अंदर, जम्मू के मैदानी इलाकों और चिनाब वादी के अंदर हल्की बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। और 10 से 16 मार्च के दरमियान जो प्रेडिक्शन थी कि अलग अलग मकामात पर बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी, उसके मुताबिक मौसम इस वक्त जिसमें उतार चढ़ाव और बदलाव कई एक मकामात पर देखा जा रहा है। लेकिन ये मौसम अभी 1-2 दिन तक इसी तरह का रहेगा, इसीलिए मुतअद्दिद मकामात पर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फानी तोदे गिरने का ख़तरा रहता है, उन इलाकों में सख्त एहतियात बरतने की एक ताज़ा एडवाइजरी में मुतलका हुकाम की जानिब से उन एरियाज़ के अंदर जहां पर लोग नकलो हमल दिन में करते हैं, माल मवेशी चराते हैं, लकड़ियां जमा करते हैं, बाकी कामकाज के लिए जाते हैं, पहाड़ी सिलसिले के अंदर भी सख्त एहतियात बरतने की तलकीन की गई है। लेकिन साथ साथ येलो अलर्ट का मतलब कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर या इक़दाम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर 17 से 21 तारीख के दरमियान मतला अबरालू ज़रूर रहेगा लेकिन खुश रह सकता है। लेकिन फ़िलहाल 15 तारीख तक इतलात यही है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। और ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की है शहर श्रीनगर के आसपास के इलाके की, जहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज़ दोबारा हो चुका है। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, डायरेक्टर महकमे मौसमियात कश्मीर, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राहत भरी खबर ये है कि जो डेफिसिट ऑफ रेनफॉल था उसमें अब थोड़ी सी राहत मिल रही है और आपकी जिस तरीके की पेशन गोइयाँ थी लगभग उसी ऐन मुताबिक आगे पीछे मौसम चल रहा है। क्या हम ये माने कि ये पूरा महीना इसी तरीके से थोड़ा सा खुश, थोड़ी सी बारिशें और पूरा महीना इसी बीच निकलता जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी बारिशें मुसलसल चल रहा है 10 मार्च से और कमिंग डेज में भी ऐसे ही कंटिन्यू रह सकता है। जिस हिसाब से मौसम चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से, सेम वेदर पैटर्न जो है कमिंग डेज में भी रह सकता है टिल 16 मॉर्निंग तक और 16 फोरनून या दोपहर होते होते मौसम खुलने के चांसेस हैं। बाकी बारिशें अमूमन रात के दौरान ही चल रहा है, तो डे टाइम में थोड़ा सा क्लाउडी या थोड़ा इंटरमिटेंट लाइट रेन या ड्रिजल ये चल सकता है और पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर। बाकी 17 ऑनवर्ड मौसम ड्राई है, 21 तक फिर फीबल WD से 1-2 है, ऐसे मामूली सा कोई कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन या कंटिन्यूस वेट स्पेल नहीं है जो अभी चल रहा है। तो मजमूई तौर पे वेदर लगभग 25-26 तक ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है, एक्सेप्ट बीच में फीबल WD खासकर 22-23 के बीच में आ रहा है। इसी तरह 19 के आसपास भी फीबल WD है, लेकिन कोई ऐसे प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत कम है। तो 25-26 तक मजमूई तौर पे मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं विदाउट एनी मेजर वेट स्पेल। तो डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बताइएगा, ये जो हम डेफिसिट की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि जनाब बारिशें बड़ी कम हुई अब की बार और पानी का जो लेवल है वो गिर रहा है। आपकी तरफ से भी हुकूमत को इंतबा जारी किया गया था कि जनाब आप प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहें, तो क्या उसमें थोड़ी सी राहत मिली है ये जो बारिशें हुई हैं और कितना अभी हम पीछे हैं एज पर रिकॉर्ड्स? जी बिल्कुल, जो फरवरी के तीसरे हफ्ते में बिल्कुल बहुत ही कम बारिशें हुई थी और जो रिकॉर्ड था वो 80% डेफिसिट चल रहा था। तो कमिंग डेज में उसके बाद फिर वेट स्पेल मुसलसल चल रहा है, खासकर 25 फरवरी से। तो अभी लगभग 34 तक पहुंचा है डेफिसिट। तो डेफिसिट ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा कवर हुआ है। तो कमिंग डेज में भी जैसे इंटरमिटेंट वेट स्पेल्स है छोटे छोटे और इसी तरह फरवरी ये अप्रैल का महीना है, तो डेफिसिट आपका लगता है कि ये पूरा कम मतलब आपका और कम हो सकता है कमिंग डेज में। ये तो बात हुई कश्मीर प्रोविंस की, लेकिन जब हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, सांबा की बात करते हैं, डोडा किश्तवाड़ की बात करते हैं, फिर यहाँ नीचे वाले बेल्ट्स की बात करते हैं, कठुआ बन्नी बसोली की बात करते हैं, वहाँ पर भी डेफिसिट बहुत ज़्यादा था और काफ़ी किसान भी परेशान थे। लेकिन जिस तरीके की हमने मौसम कश्मीर देखा वो जम्मू है नहीं।
नहीं, वो पूरा जम्मू कश्मीर का बोल रहा हूँ। और जो 25 से लेके 28 तक के बीच में जो बारिशें हुई थी, वो जम्मू सूबे के अंदर भी अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ऑलमोस्ट 235 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई थी सिंगल रात में। अच्छा, तो जम्मू डिवीजन में भी अच्छी बारिशें हुई हैं। तो ओवरऑल जो है 34% है डेफिसिट अभी पूरे जम्मू कश्मीर का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी भी 34% डेफिसिट है। उम्मीद करें कि रहमत बारान बरसता रहे और ये जो डेफिसिट हमारा ये खत्म हो, क्योंकि इस डेफिसिट का फायदा हमें आने वाले सिर्फ 2 महीनों के बाद देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अजय शान हमारे साथ है, क्योंकि मुसलसल जो बारिशें हो रही हैं इसके बीच खबर ये है कि किश्तवाड़ के कई इलाकों के अंदर आज भी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। अजय जरा पहले मौसम का अपडेट करें। डायरेक्टर मेट्रोलॉजी कह रहे थे कि जनाब मौसम इसी तरीके का रहेगा, हल्की दरमियाना दर्जे की बारिशें भी दिन में रहेंगी, रात भर भी बारिशें चल सकती है और फिर आगे 1-2 दिन तक मौसम बेहतर रह सकता है। लेकिन इतलात खबर यह है कि आज भी आपके इलाके के अंदर बहुत सारे स्कूल्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो हालांकि कुछ मौसम साफ शुरू हुआ था, लेकिन फिर रात से लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में, ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। यानी जैसे ये बात की जा रही थी कि डेफिसिट था, रेन कम हो रही थी और कहीं ना कहीं ड्राउट का सीजन चल रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है। मैं आपको बताते चलूँ कि किश्तवाड़ में जो पीने का पानी है वो भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर से आता है, तो बर्फबारी कम होने की वजह से वो भी एक बड़ी चिंता बनी हुई थी। लेकिन अब उसमें थोड़ी राहत जरूर नसीब हुई है। जिस प्रकार से मौसम खराब हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, आज फिर एक बार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम स्कूल जो हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में वो बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, ये जो आज दोबारा बंद कर दिए गए किश्तवाड़ के अंदर तमाम तालीमी इदारे, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही है कि बाहर नहीं आ सकते हैं लोग, या फिर फ्लो ऑफ वाटर मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के अंदर बढ़ा है तो उस एहतियात को देखते हुए किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए एक तो कहीं ना कहीं स्नो एवलांच की यहाँ पर खतरा बना रहता है, उसके साथ साथ ही जो स्लाइड्स आते हैं वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहता है, क्योंकि तूफानी बारिश हो रही है। एक तो बारिश बड़े आराम से होती है, लेकिन ये तूफानी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और उसके साथ ही तूफानी बारिश हो रही है और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की भी दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की और जो स्टाफ की सेफ्टी को देखते हुए कदम उठाया गया है कि आज फिर एक बार ये स्कूल है, तमाम स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किश्तवाड़ से खबर यह कि बहुत ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं और बारिशों के बीच ज़िला इंतज़ामिया का फैसला कि आज तमाम तालीमी इदारे किश्तवाड़ के अंदर बंद रहेंगे एहतियाती तौर पर। अब चलते हैं जी आगे, बात ज़रा सन्नत की करते हैं। और सन्नती इनकलाब के बीच खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग तो अपनी जगह बैरूनी रियासत से भी लोग सरमायाकारी के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और एदाद शुमार ये बताया जा रहा है कि ज़मीनें भी अलॉट कर दी गई हैं और बहुत जल्द इनका समर ग्राउंड ज़ीरो पर भी देखने को मिल सकता है। सन्नती बस्तियों में 7000 कनाल की अराजी गैर मकामी अफराद के नाम मुंतकिल कर दी गई है। यानी जो एक सेट प्रोसीजर है कि इन्वेस्टर को ज़मीन चाहिए जहां पर वो अपनी इंडस्ट्री लगाए, तो माना जा रहा है कि तकरीबन 7000 कनाल ज़मीन गैर मकामी अफराद को दे दी गई है। यानी वो लोग जिनका पुश्तैनी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ से वो आ रहे हैं और अब यहाँ पर अपनी अपनी वो इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं। हसूल अराज़ी में दिल्ली, पंजाब, गुजरात और दीगर रियासतों के कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि खित्ते में करीबन 7000 कनाल अराजी गैर मकामी अफराद को मुंतकिल की गई है। हुकूमत का कहना है कि मुख्तलिफ सन्नती जोनों में तमाम अलॉटमेंट्स मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक की गई है। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक 6950 से ज़्यादा कनाल अराजी अलॉट की गई है, जिनमें 2099 कनाल सिर्फ पिछले 2 सालों में मुंतकिल की गई है। अराजी हासिल करने वालों में दिल्ली, पंजाब और दीगर रियासतों की 6 बड़ी कंपनियां भी शामिल है। काबिल गौर बात यह है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों को 3-3 जगहों पर अराजी अलॉट की गई है और कुछ कंपनियां जिनकी अलॉटमेंट जिनकी अलॉटमेंट भी एक जगह दी गई है। और जहां अमृतसर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी का जिक्र किया गया, कल एदाद शुमार दिए गए और ये कहा गया कि बिल तरतीब 18 और 30 कनाल ज़मीन 2 बार फराहम की गई है,
जबकि इसी तरीके से एक और कंपनी का ताल्लुक जो है उन्हें जम्मू में 24 कनाल ज़मीन दी गई है, जबकि मेडिसिटी सेम्पोरा में 100 कनाल और 30 कनाल अराजी मंजूर की गई है, यानी कुल मिलाकर 130 कनाल ज़मीन दे दी गई है। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले रक्षित रैना को जनाब इनकी कंपनी को भी यूनिट कायम करने के लिए 5 कनाल की ज़मीन 2 जगह पर दी गई है। फिर इसी तरीके से अमृतसर की एक कंपनी है, इन्हें भी 10 कनाल और 5 कनाल बेतरतीब दे दिया गया है। और फिर गुजरात और दीगर शहरों से भी आए हुए लोगों को ये ज़मीनें फराहम की गई हैं। इतलात और ख़बरों के मुताबिक जो गाइडलाइन ऑफ अलॉटमेंट है जो सेट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के टेन्योर में और जिसकी मंजूरी मरकज़ी वज़ारत सन्नत ने भी दी थी, उसके ऐन मुताबिक ही सारा कुछ किया गया है। ताहम अब सवालात भी बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, सवालात काफ़ी ज़्यादा, और असेंबली में इन दिनों जिस हिसाब से हमने हंगामा देखा, ये तो हुकूमत की जानिब से वो आदादोशुमार रखे गए जब एक सवाल भी पूछा गया था, और कल ही सरकार ने ये भी बता दिया कि कश्मीर के अंदर भी 5000 कनाल अराजी जो है वो सनती इनकलाब के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जिन लोगों को, जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं जो काम करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, इनमें जिस हिसाब से आपको बताया कि हरियाणा के राकेश कुमार की 4 कंपनियां हैं, OPI पेलेट्स लिमिटेड, OPI और इनसे मुंसलिक बाकी इदारे हैं। कुछ बड़ी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको सरकार के मुताबिक 10-10 कनाल अराजी फराहम कर दी गई है, यानी जो फाइनल डिसीजन था वो हो चुका है। और जिन लोगों की तरफ से अप्लाई किया गया था हुकूमत के सामने, जिन्होंने अपनी लवाजमात पूरी की थी, कुछ को 201 कनाल, कुछ को 275 कनाल और कुछ ग्रुप्स को 209 और 646 कनाल बेतरतीब दिए गए। श्रीनगर सेमपुरा के अंदर भी कहा गया कि 130 कनाल अराजी एक बड़े ग्रुप को दी गई। कठुआ और सांबा में गैर मकामी कंपनियों को भी बाज़ाब्ता तौर पर जो लैंड अलॉटमेंट का इशू था वो सॉर्ट आउट कर दिया गया। महाराष्ट्र से कुछ कंपनियां हैं, कुछ को 75 कनाल, गुजरात से कुछ हैं जिनको 250 के करीब जो ज़मीन है वो दी गई है, 250 कनाल के आसपास। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो एदाद-ओ-शुमार ऐवान के अंदर दिए गए ये ऑफिशियल फिगर्स है, इनमें इफ एंड बट वाला सवाल ही नहीं है। और जब विंडो खोला गया था तो सरमायाकारी होती ही इसीलिए है कि सरमायाकार आए, जम्मू कश्मीर के सरमायाकार आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आप पूरे इंडिया से सरमायाकारों को ला रहे हैं। अब तो हम इमार ग्रुप या लल्लू ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं, उनकी भी तो सरमायाकारी आऊँगी, वो तो केरला के हैं लेकिन दुबई के अंदर रह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर सरमायाकारी होती है, लेकिन इस सरमायाकारी का असर दिखे ग्राउंड पर, ज़मीनें अलॉट तो हो गई है, क्या यूनिट्स फंक्शनल हो गए हैं, क्या वहाँ पर मकामी नौजवान को रोज़गार मिला है, अगर ये सारा साइकिल चल पड़ता है तो ये सवाल जो आज उठाए जा रही हैं तमाम सवाल खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इंतज़ार ये करना होगा कि जब ये सन्नती इदारे मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम अपना शुरू कर अब हुकूमत ने दोनों चीज़ें साफ कर दी कि 2016 से 26 और 2021 से 30 के तहत जो अलॉटमेंट्स हैं ये उनकी तफसीलात हैं, और किसी भी किस्म की बदनवानी या गैर कानूनी कार्रवाई जो जिसके सवालात MLAs ने उठाए थे उसको मुस्तरद किया, और अराजी अलॉटमेंट के अमल में जो मौजूदा पॉलिसी है उसकी मुकम्मल पैरवी की गई। ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया था, क्या इसमें हाँ या ना में जवाब है, तो बाद में इस पर सवालात भी उठे। ज़रा राजीव जसरोटिया साहब की एक बात सुनाते हैं जिनने कल ये मामला उठाया भी, एक बार बीच में सवाल भी किया, और सनती पॉलिसी में उन्होंने कहा कि क्रेडिट ये सरकार लेना चाह रही है, लेकिन असल में जो सनती इनकलाब की शुरुआत हुई वो 2019 के बाद मौजूदा मरकजी हुकूमत की जानिब से हुई, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज भी नजर आए और मौजूदा पॉलिसी पर सवाल भी खड़े कर रहे थे। देखिए, सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए लेके आई, इन्वेस्टमेंट इसलिए लेके आई कि नौजवानों को रोजगार मिले। मैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेरा सवाल यही था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके आपके सेलेंट फीचर्स क्या है। जो मैं गो थ्रू करता हूँ उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वहाँ पे मिसिंग है। एक वर्बल विस्पर तो है 80-20 का रेशियो से लोग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पर जब जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पोजीशन है वो ऐसी नहीं है। वो 80-20 क्या 20 में नहीं देते, 20 क्या 5% लोगों की एम्प्लॉयमेंट। मेरा यही सवाल था कि रिसोर्सेज हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हबो हवा हमारी, हर चीज़ हमारी, हमारे रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद जिस मोटिव से सरकार ने ये पॉलिसी लाई वो मोटिव तो फुलफिल नहीं हो रहा, तो उसका क्या सरकार के पास जवाब है, उसका सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है कि लोगों को, जो लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दे दी, जिन्होंने अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, मगर एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिल नहीं रही है। तो मेरा यही प्रश्न था ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जो 80-20 वाली जो कमिटमेंट है सरकार की, उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए
आप कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने जब ये सवाल पूछा, हालात बहुत है और इन सवालों की गूंज आज भी आप ऐवान के अंदर जो है वो सुन सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं उस बड़े प्लान की जो प्लान पूरे मुल्क के अंदर एग्जीक्यूट किया गया। वजीर आज़म साहब का एक बड़ा ख्वाब था कि हर शहरी को एक इंश्योरेंस कवर मिले और जम्मू कश्मीर के अंदर भी यह इंश्योरेंस कवर दिया गया है, लेकिन शिकायत का न थमने वाला सिलसिला लगातार जारी है और इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस पूरे मामले में खर्द बर्द की खबरें सामने आई है और 11.8 करोड़ रुपया का फ्रॉड सामने आया है गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इसको लेकर। और 5 ऐसे अस्पताल हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गाइडलाइंस को वायलेट किया है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उन्होंने पिछले महीने अपनी तमाम डिटेल जो है वो सामने रखी है। डिस्क्लोजर में ये भी आया है कि ये क्रैकडाउन जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया गया, ये दरअसल नेशनल वाइड क्रैकडाउन था, यानी पूरे मुल्क से इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। तो उन शिकायतों की जांच जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी की गई तो 5 बड़े अस्पताल भी इस जांच के दायरे में आए, जहां पर पता लगा कि ऑल इज नॉट वेल और कुछ छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। स्कीम अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ लोगों को बेनिफिट दे रही है और यहाँ पर जो खर्चा किया गया वो 12.37 करोड़ सालाना किया गया। उन फैमिलीज पर यह खर्चा किया गया जो मालियाती तौर पर इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन अब आगे की बात ये कि फ़िलहाल इस पूरे मामले पर इंक्वायरियाँ भी हुई हैं और ABPMGSY जो नेशनल वाइड स्कीम है इसको लेकर अब एक बार फिर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कुणाल को दे दिया। कुणाल पांच अस्पतालों को गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर आप सबको याद होगा जिन पर कार्रवाई हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिसके बाद कहा गया कि स्कीम के तहत क्या यूनियन टेरिटरी के अंदर काम चल रहा है या नहीं। तो हुकूमत के अगर जवाबात की तरफ भी जाएं और पिछले दिनों की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत काम न करने के इल्ज़ाम तो इदारों पर लगे, लेकिन अब हुकूमत खुलकर इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो फ्रॉड्स इस स्कीम के तहत हुए जिस पर कहा जा रहा था उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये गलतियां, ये कमियां रही हैं और एंटी फ्रॉड यूनिट बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट के साथ इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और यहां तक भी कहा गया कि तकरीबन 6.66 करोड़ रुपए जो NAFU यानी जो नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट है उसने बताया, और कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बाकी लोगों के खिलाफ जो शिकायतें थी रियासती हुकाम उसके साथ हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए 100% ये गलत नहीं होती है ना, कुछ सही भी होता है और हुकूमती इदारों को भी ये चाहिए कि शिकायत कोई करे तो थोड़ा थॉरोली इसका इन्वेस्टिगेट करे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा असेंबली की भी करते हैं क्योंकि असेंबली का आज 10वां दिन है और आज भी ऐवान के अंदर कई अहम तरीन मुतालबात रखे जा रहे हैं और कई अहम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और आज 10वें दिन पर जहां हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के तकरीबन 32 के करीब सवालों को लिस्ट किया गया है, लेकिन 8 से 10 सवालों का जवाब ही आएगा। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम मेंबरों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मामलात कुछ इंतहाई अहम है और उन अहम मामलात को ऐवान में उठाने की कोशिश की जाएगी, जिनमें एक्साइज के मामले पर भी सवाल होगा, जहां पर कल ही रियासत के वज़ीर आला ने कहा कि कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी, लेकिन पॉलिसी के अंदर 14 दुकानें कश्मीर प्रोविंस के अंदर खोलने वाले मामले पर सवाल कल से ही उठ रहे हैं कि एक तरफ से शराब पर पाबंदी और दूसरी तरफ से नए यूनिट्स, नए दुकानें खोलने का मंसूबा भी है। तो ये किस तरीके की दोहरी नीति है, इस पर जब कल से सवाल आए तो वजीर आला ने कल रात देर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से इस पर जवाब भी दिया। ताहम आज ऐवान के अंदर यानी आज 10वें दिन भी कई महकमों के ग्रांट्स रखे जा रहे हैं और कट मोशंस भी कई मेंबरान असेंबलीज की तरफ से जो है वो रखी गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ अपने तरीके से और हिज़्ब इख्तिदार भी आज मुकम्मल तौर पर ऐवान के अंदर तैयार है। तो ये वो मामला है जो कल से सुर्खियों के अंदर था कि नई दुकानें खुलेंगी, लेकिन कल वज़ीर आला ने कहा कि कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। और ये जो कल से चल रहा था सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर कि जनाब नई दुकानें खोली जा रही है और अभी तक किसी को भी अप्रूवल नहीं मिली है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जब आप पॉलिसी को खंगालेंगे तो पॉलिसी चाहे हुकूमत बनने से पहले आई हो या बाद में आई हो, हुकूमत
इस वक्त जवाब दे। अगर वहां पर श्रीनगर के वार्ड्स के अंदर 14 दुकानें खोलने वाली बात है, आज नहीं तो कल अगर उस पर प्रोसेस होता है तो सवाल उठ रहा है इसलिए भी कि क्या उसको रिव्यू किया जाएगा पॉलिसी को, या हुकूमत का जो बयान वजीर आला साहब दे चुके हैं इसे हतमी माना जाए। तो ऐवान के अंदर आज 10वां दिन है बजट इजलास का और आज का दिन भी इंतहाई अहम होगा। आगे बढ़ते हैं और बात जरा करते हैं अब फर्जी गन लाइसेंसों के उस मामले की जिसकी समाअत अदालत के अंदर चल रही है और अदालत ने फटकार लगाई कि उन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाए जिनके नाम पहले ही लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मरकजी वजारत की दाखिला के साथ भी राब्ता किया था, लेकिन इत्तलात और खबरों के मुताबिक फर्जी गन लाइसेंसों के मामले पर दाखिला वजारत ने मजीद तफसीलात मांगी है और उस फाइल को वापस भेजा है जिसमें ये मांग की गई थी कि उन 3 से 4 IAS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया जाए जिनका नाम आर्म्स लाइसेंस स्कैम के अंदर आ चुका है। और दाखिला वजारत की तरफ से जब ये फाइल वापस कर दी गई और ये साफ कर दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने इस फाइल का दोबारा पूरा प्रोसेस करके जवाब देना होगा। आर्म्स लाइसेंस स्कैम जो है ये दोबारा इसकी समाअत जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के अंदर होनी है और 20 मार्च को ये होना है। उससे पहले एक हफ्ता दोबारा श्रीनगर के अंदर ये फाइल आई है, उसके बाद दाखिला वजारत को जाएगी और फिर एक डिटेल एफिडेविट जो है वो हुकूमत की तरफ से जो जम्मू कश्मीर कॉमन हाई कोर्ट है वहां पर भी रखा जाएगा। ताहम वजारत दाखिला ने जब प्रोसिक्यूशन के लिए 3 IAS अफसरों के जब नाम सामने आए तो उनके बारे में ये साफ किया कि इनकी जो डिटेलिंग है वो पूरी दी जाए और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को ये साफ कर दिया गया है कि आप दोबारा से इस प्रपोजल को एक हफ्ते के अंदर अंदर भेजें जिसमें FIR की कॉपियां, विटनेस के स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, रिकवरी मेमो और लीगल डिपार्टमेंट ओपिनियन साथ रखा जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करना जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जो दिसंबर 27, 2024 को पहले किया गया था, उसके बाद ही यह मामला आगे बढ़ा था और कुछ अफसरों के लिए कार्रवाई करने की बात कही थी। एक अफसर अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है जिन पर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, दाखिला वजारत इस पर हतमी फैसला करेगा। कुछ अफसरान लद्दाख भी चले गए थे लेकिन अभी भी तलवार लटकी हुई है IAS अफसरों पर और अगर दाखिला वजारत ने सीनियर मोस्ट 4 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया तो और ज्यादा पेचीदगियां उन अफसरों के लिए पैदा हो सकती है। ये खबर थी फर्जी आर्म्स लाइसेंस के हवाले से जो हमने आपके सामने रख दी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक बड़ी खबर से दोबारा आगाज करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी ड्रिल हाई अलर्ट पर हो गया है। क्या मामला है, क्या माजरा है, किसको देखा गया, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के 9:30 बजने वाले हैं। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स ली जाएंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, खास तौर से जम्मू सूबे के अंदर। और इतलात ये हैं कि उधमपुर और डोडा जिले के अंदर जंगलात के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जानिब से मुश्तरका तौर पर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद कुछ दिन पहले जम्मू के अंदर जब मीटिंग हुई तो कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मशकूक नकलो हमल हो रही है। इस मशकूक नकलो हरकत को रोकने के लिए एक तो ये पता लगाया जाना चाहिए कि वो OGWs का नेटवर्क जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्या अगर मिलिटेंट से तो उनकी मदद कर रहा है, उस मुआवनत करने वाले ग्रुप का पर्दाफाश हो, और दूसरे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये ऑपरेशन इंटेंसीफाई किया जाए। इन सब के बीच में सरहदी इलाकों के अंदर जहां राजौरी पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ में कार्रवाइयां चल रही थी, इस वक्त की इतलात के मुताबिक उधमपुर और डोडा में कार्रवाई चल रही है। फौज, पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर चप्पे चप्पे को इस वक्त छाना जा रहा है। ख़ास तौर से जो जंगलात का इलाका है, वो बेल्ट जहां सबसे ज़्यादा नकलो हमल हुई है या माजी करीब में इस तरह के वाक़यात रुनमा हुए जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस वक्त जो हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुँच गई हैं कि 3 से 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो लगातार खुफिया जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन तेज़ किए हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर स्पेशल पुलिस ऑपरेशन ग्रुप्स के जो मेंबरान हैं वो लीड करते हुए इन कार्रवाइयों में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा फौज और CRPF की मुआवनत भी हासिल की जा रही है जहां जहां पर ज़रूरत पड़ रही है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इजलास के अलावा भी कुछ बड़े इवेंट्स थे। गुलमर्ग के अंदर हुआ, जम्मू सूबे के अंदर बड़े इवेंट्स पर नज़र थी। और गुज़श्ता दिनों बिलावर के इंसिडेंट के बाद से कई एक मकामात पर कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं क्योंकि शक व शुबहात मज़ीद बढ़ गए हैं। ऐसे में बेशतर हिस्सों के अंदर जहां पर मशकूक अफराद की नकलो अमल देखी गई है, इतलात ये है कि अगरचे एक्सचेंज ऑफ फायर कहीं पर नहीं हुआ, कोई इस तरह की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एहतियाती इकदाम भी उठाए जा रहे हैं और स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या SOPs का बाज़ाब्ता ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं। और ये कार्रवाइयों की तस्वीरें आपके सामने उधमपुर की हैं, जहां पर उधमपुर और डोडा दोनों मकामात पर इस वक्त ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और ख़बर ये भी है कि किसी मकामात पर जिनमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन और आसपास के इलाके शामिल हैं, मशकूक अफराद की नकलो हमल की जो इतलात थी वो मुसद्दिक़ा इतलात साबित हुई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। और ताज़ा तस्वीरें आपके सामने उस बेल्ट की जहां पर गुज़श्ता 48 घंटों में ऑपरेशंस काफ़ी तेज़ किए गए हैं। ये तो सिक्योरिटी के हवाले से बात थी। अब ज़रा बात जम्मू कश्मीर में एक बड़े मंसूबे की भी करते हैं। और आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक बात हो रही है कि कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेल के जरिए कनेक्ट किया जाएगा, यानी एक बड़ा मंसूबा रेलवे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हरी झंडी प्राइम मिनिस्टर दिखाएंगे और उसके बाद कश्मीर तक आपको रेल की छुक छुक सुनाई देगी। लेकिन बहुत सारे इलाकों के लिए जहां ट्रेन मुस्तकबिल में जाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब तकरीबन 80% क्लियर हो चुका है। और कुछ इलाकों के लिए, बल्कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए या रीजन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबरें इशफाक नहीं है। बिल्कुल जरा बात मरकजी वजारत रेल की भी करते हैं, जिनकी तरफ से एक तहरीरी सवाल का जवाब ऐवान के अंदर रखा गया और उस तहरीरी सवाल का जवाब यूनियन टेरिटरी लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक का था। और मरकजी वजीर रेलवे के बयान के मुताबिक 5 रेलवे सर्वे इस वक्त, यानी 5 नए रेलवे सर्वे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, यानी 5 अलग अलग मकामात पर सर्वे चल रहे हैं। वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है कि क्या रेल सर्विस को चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। एक के नए सर्वे चल रहे हैं, लेकिन श्रीनगर से करगिल से लेह तक जाने वाला जो प्रोग्राम था, एक ये भी बीच में खबर आ रही थी कि श्रीनगर से बाज़ाब्ता तौर पर लेह तक एक रेल सर्विस चलेगी। इस रेल सर्विस को ड्रॉप कर दिया गया है और मरकजी वजारत रेलवे ने साफ कर दिया कि श्रीनगर से लेह रेल सर्विस नहीं, पटरी नहीं बिछा रहे हैं और कोई भी सर्विस यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि कंजक्शन उतनी नहीं है और इनकम इस पर नहीं है, बल्कि पैसा ज़्यादा। इसी तरीके से जम्मू पुंछ रेल लाइन की फिजिबिलिटी पर भी सवाल उठा है और यह भी कहा गया कि जम्मू पुंछ लाइन स्टॉल होगी क्योंकि फिजिबिलिटी यहाँ पर भी नहीं बन पा रही है। लेकिन बानिहाल से बारामूला 2 लाइन वाली रेल बिछाने का प्रायोरिटी पर काम जो है वो किया जा रहा है। और यूनियन मिनिस्टर की तरफ से ये बात ऐवान के अंदर ये साफ कर दी गई कि 5 ऐसे नए सर्वेज हैं जो सर्वे इस वक्त जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ सर्वेज को बंद कर दिया गया है। मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान की तरफ से लोकसभा के अंदर सवाल पूछा गया, जवाब अश्विनी वैष्णव जी ने दिया, जिसके मुताबिक
श्रीनगर लेह रेल प्लान को ड्रॉप किया गया है क्योंकि इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आना था। जम्मू पुंछ को फिलहाल रोक दिया गया है, फिजिबिलिटी कंसर्न्स हैं। बानिहाल बारामूला को डबल किया जाएगा, ये सरकार की प्रायोरिटी है। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया गया कि कोई भी इमीडिएट प्रपोजल ऐसा नहीं है जिसके तहत गांधरबल तक रेल लाइन को लिया जा सके या गांधरबल कंगन और लेह वाली रेल लाइन को जोड़ा जा सकता है। लेकिन लद्दाख के लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बन रही है, इसलिए जो सर्वे किया गया है कि मनाली से होते हुए लेह से होते हुए करगिल तक जो सफ़र होगा उस पर काम जो है वो किया जा सकता है, उस पर काम जो है वो चल रहा है। बिलासपुर मनाली रेल लाइन जो है इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री भी आमादा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। 490 किलोमीटर के आसपास ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डीपीआर इसका प्रिपेयर्ड हो गया है और इस पर लागत का तखमीना जो है वो 1031 करोड़ रुपए के आसपास लग रहा है। ये कल मरकजी वजीर की तरफ से साफ कर दिया गया है। इधर मरकजी वजीर ने पुंछ राजौरी के बाद दीगर इलाकों के हवाले से भी सवाल का जवाब दिया और कल ही मियां अल्ताफ़ अहमद जो श्रीनगर के जो साउथ कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में और दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो वज़ीर मौसूफ ने यह साफ कर दिया कि जम्मू पुंछ वया अखनूर राजौरी जो 223 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था इस पर 22,771 करोड़ रुपया आना है, लेकिन इस पर ट्रैफिक बहुत कम है, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से सूरत हाल ये बनी है। शिल्पा हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। शिल्पा जरा और अपडेट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिसका जवाब ऐवान में आया है कि नई रेल लाइंस तो बिछेंगी लेकिन वो सेट होगा श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, लेकिन जो पुंछ वाला रास्ता था और दीगर रास्ते थे उस पर ना कर दिया। लेकिन जो 5 नए सर्वे चल रहे हैं ये कौन से हैं? क्या इनमें वो अमरनाथ वाला सर्वे भी है जिस पर हंगामा भी वादी कश्मीर के अंदर था? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि जम्मू कश्मीर में इस समय 5 न्यू रेलवे सर्वे जो है वो कंडक्ट की जा रही है, यानी कि इस समय जो है वो अंडरटेकन पर है। देखिए 5 न्यू रेलवे सर्वे की अगर मैं बात करूं जिसमें बारामूला उरी न्यू लाइन बताई जा रही है जो कि 46 किलोमीटर 7 किलोमीटर, अनंतनाग पहलगाम न्यू लाइन 7 किलोमीटर, शॉपिंग न्यू लाइन 28 किलोमीटर, बनिहाल बारामूला डबलिंग जो कि 118 किलोमीटर जो है बताई जा रही है। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा जम्मू पुंछ लाइन की मैं बात करूं जिसे जो है वो स्टॉल कर दिया गया है, रोक दिया गया है जिसकी फिजिबिलिटी कंसर्न की वजह से। वहीं पर श्रीनगर करगिल रेल प्लान जो है उसे भी ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा यानी कि हाई कॉस्ट है और लो डिमांड है जिसके चलते इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए वहीं पर ये भी क्लेरिफाई किया गया है कि जो रेल लिंक यानी कि इसको लेकर जो रेल लिंक है बिटवीन गांधरबल इन कश्मीर एंड करगिल इन लद्दाख इसको लेकर कोई भी इस समय इमीडिएट प्लान नहीं है। और साफ तौर पर जो श्रीनगर करगिल रेल लाइन है वो 2016-2017 में कंडक्ट की गई थी और इसका जो कॉस्ट बताया जा रहा है वो 55,896 करोड़ के करीब जो है वो उसका कॉस्ट है। फिलहाल इसे जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ की बात करें तो जहां पर अभी तक जो है वो रेल लाइन संपर्क वहां जो है वंचित है और साथ ही साथ जो रियासी कटरा टू राजौरी है रेल लाइन इसको लेकर भी अभी तक कोई भी इमीडिएट प्लान जो है वो नहीं बनाया गया है। ठीक है, अगर हम जिस प्रकार से एमपी मियां अल्ताफ अहमद ने ये साफ तौर पर कहा कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे टाइमलाइन जो है वो ज्यादा लग रहा है, इनकी जो टाइमलाइन दिया गया है उससे भी ज्यादा जो है वो टाइम लग रहा है। कारण ये है कि इस रीजन में जो कि यानी कि लैंड एक्वाइजेशन साथ ही साथ फॉरेन क्लियरेंस क्लाइमेटिक कंडीशन लाइन ऑर्डर सिचुएशन इन तमाम चीजों को देखकर जो प्रोजेक्ट चल रही हैं उन पर भी काफी ज्यादा जो है वो यानी कि टाइम देखते हुए जो नजर आ रहा है। लेकिन इस समय 5 न्यू रेलवे लाइन जो है न्यू रेलवे सर्वे जो है वो इस समय अंडरटेकन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा डिटेल्स दे रही थी। लेकिन गांधरबल इसके अलावा लद्दाख, जम्मू, पुंछ, रियासी, राजौरी के लिए कोई राब्ता मुमकिन नहीं है, ये इसी में क्लियर किया गया है। जो चूंकि इंतजार अभी ये भी हो रहा था, कहा जा रहा था शायद कुछ एक जगहों के लिए डीपीआर तैयार हो रहा है, लेकिन परेशानियां क्या है? जो नया डीपीआर बनना जी उसमें डिटेल थोड़ी सी और आ गई है। उड़ी
जो बारामूला उड़ी नई लाइन बिछ रही है 46 किलोमीटर की, इस पर सर्वे चल रहा है। सोपोर कुपवारा नई लाइन है 37 किलोमीटर की, इस पर भी है। अनंतनाग पहलगाम नई लाइन है 78 किलोमीटर की, इस पर भी है। अवंतीपोरा शोपियां नई लाइन है 28 किलोमीटर की, इस पर भी है। बानिहाल बारामूला डबल लेनिंग 118 किलोमीटर है, इस पर भी दोबारा है। ये वो नई बातें हैं जो कल अश्विनी विष्णु साहब की तरफ से साफ कर दीजिए। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात डिजिटल इंडिया के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने की भी बताते हैं आपको। और एक और सवाल का जवाब भी मरकज की तरफ से सामने आया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर भी डिजिटली काफी ज्यादा मजबूत लोगों को देखना चाहती है और अब हर गांव तक डिजिटल इनकलाब लाया जाएगा, डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे और इस जिम्मन में पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। 20 गांव ऐसे हैं जम्मू कश्मीर को जो इस दायरे में रखे गए हैं और 2 गांव इस वक्त डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट के दायरे में लद्दाख से भी लाए गए हैं। प्रोजेक्ट पर कोई भी जो कॉमन सर्विस सेंटर CSC है वो एस्टेब्लिश करना नहीं है, ताहम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को डिजिटल भारत नीति के तहत हर गांव के अंदर वो तमाम फैसिलिटियां जो 4G की फैसिलिटियां हैं और दीगर चीज़ें हैं वो पहुंचाना है। और इस ज़िम्मन में एक तहरीरी सवाल के जवाब में ये साफ कर दिया गया कि कनेक्टिविटी 4G हो, फिर भारत नेट तकरीबन 25 Mbps ब्रॉडबैंड स्पीड रूरल एरियाज हर घर तक पहुंचाए और डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट जिस गांव को हाथ में लिया जाएगा इसमें कम्युनिटी और जेंडर बेस पर भी कुछ चीज़ें की जाएंगी, जहां पर तालीम से लेकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने तक काम होगा। माना जा रहा कि ये जो गांव बनाए जाएंगे इससे फ़ायदा ये होगा कि कंप्यूटर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेली हेल्थ कंसल्टेशन, फाइनेंस मैटर्स, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइटिंग और दीगर चीज़ें इन डिस्ट्रिक्ट्स के उन गांवों के अंदर रखी जाएगी जो फिलहाल 20 के करीब गांव आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। सईद इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं। इरफान, ये एक बड़ा मंसूबा डिजिटल गांव बनाने का, 20 के 20 अजला शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जो सरकार की तरफ से जवाब आया है? ये आसिफ साहब एक अच्छी कोशिश है और मैं कहूंगा कि ये डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से जिस तरीके से 20 गांवों का इसमें जिक्र किया गया है और खुसूसन जिसमें लद्दाख को भी जोड़ा गया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट जो है ये एक लिटरेसी, इसमें एक मैं कहूंगा डिजिटल प्रमोट लिटरेसी प्रोडक्शन है और साथ साथ ई गवर्नेंस सर्विसेज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में जब आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज में ये सारी चीजें दिखाई देती है और अर्बन एरियाज के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसका बड़ा इंपैक्ट है। और आजकल तो हर कोई चीज डिजिटल हो गई है, अब तो डिजिटल कैश भी चल रहा है, यानी अब देखिए अब जेब में कोई पैसा नहीं रखता है, डिजिटली सब कुछ हो रहा है। दूसरी साइड से अगर देखें तो मल्टीपल सर्विसेज के साथ अगर आप कश्मीर को लेकर जो बात करेंगे, इसमें जो बेसिक एजुकेशन रखी गई है कंप्यूटर को लेकर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है या टेली हेल्थ जो मैं कह सकता हूँ कंसल्टेशंस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप फोन के जरिए किस तरीके से आप हेल्थ सर्विसेज अपना सकते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के हवाले से बात की गई है, यानी साथ ही साथ जो एक तो ये, दूसरी जानिब अगर हम ट्रेनिंग पर्पसेस जो अंडर स्कीम्स अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम्स रहती है विलेजेस को लेकर, उसमें आपने ये चीज भी जोड़ी है कि ऑटोमेटिव रिपेयर सेक्शंस है, हैंडसेट्स रिपेयर्स है, होम अप्लायंसेस मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन स्किल्स, यानी आजकल अगर आप देखेंगे पढ़ लिख कर नौजवान बैठे हैं, अगर ये स्किल्स वो अपनाते हैं तो अपना एक बूस्ट एम्प्लॉयमेंट यानी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को लेकर मैं ही बात करूं तो डिजिटल भारत निधि के हवाले से ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। अब 4G सर्विसेज देखिए, 4G सर्विसेज नो डाउट हम 5G सर्विसेज में चल रहे हैं, मगर कई सारे ऐसे अनकवर्ड विलेजेस हैं जहां पर 2G नहीं चल रहा है। अब वहां पर अगर बात की गई है 25 Mbps स्पीड को लेकर, ब्रॉडबैंड को लेकर या रूरल हाउस होल्ड जितनी भी कनेक्टिविटी है वहां पर अगर 4G सर्विसेज पहुंचाई जाएगी वो फायदे की बात है। दूसरे जानिब अगर आप डिजिटल इंक्लूजन की बात करते हैं यानी पढ़ने लिखने की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल बिजनेस को लेकर अगर देखा जाए पढ़ लिख कर नौजवान कुछ अपना सेटअप खड़ा करना चाहते हैं और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ आजकल आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंक्लूडिंग वुमेन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्जिनल कम्युनिकेशन के साथ, कम्युनिटीज के साथ वीमेन को जोड़ रहे हैं। और आने वाले साल में ये भी बताया जा रहा है कि रिमोट एरियाज में और तब्दीली और बेहतरी होगी कनेक्टिविटी को लेकर, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ कई सारे प्रोग्राम जोड़े जाएंगे। अब देखने वाली बात आसिफ साहब, इशफाक साहब, ये है कि आप इसको किस तरीके से अमला जाएगा और कितना ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होगा और उसके फायदे रूरल एरियाज में कितने दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इरफान फाजिल। डिजिटल गांव का मंसूबा भारत सरकार ने बहुत पहले अनाउंसमेंट की थी, पायलट प्रोजेक्ट है और उसके मुताबिक और डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है जिसके मुताबिक काम आगे बढ़ना है। यूनियन टेरिटरी के अंदर भी 20 के 20 अजला के लिए यह तैयारी की गई है।
आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की बात भी जरा कर लेते हैं। मरकजी हुकूमत की बात है और उसके बाद असेंबली की तरफ भी आपको चलेंगे और साथ साथ आप कॉल करना शुरू करेंगे। कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। लेकिन मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत जो रकूमात जम्मू कश्मीर को मिलती थी, थोड़ी सी तब्दीली या फिर कमी का भी आप एहसास कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर हुकूमत को दिलाया गया है। और अब हुकूमत ने मामला वजारत दाखिला या मरकज़ के साथ उठाने का बाज़ाब्ता इस सिलसिले में जो है वो बंद बना लिया है। जेहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट साल 2014 में तबाहकुन सैलाब के बाद एक बड़ा मंसूबा था और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दोनों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। और यही नतीजा है कि दो बड़े मंसूबों में भी तब्दीली के बाद सरकार ने यह मामला मरकजी हुकूमत के साथ उठाने की तैयारी कर ली है। मरकज़ की जानिब से जो मुआवनत मिलती थी, डिमांड नंबर 58 ट्रांसफ़र ऑफ असिस्टेंस टू जम्मू कश्मीर, जिसमें तकरीबन सरकार के मुताबिक कुल मरकजी मुआवनत 41 करोड़ 751 करोड़ रुपए की 2023-24 में थी। और बाद में रिवाइज्ड एस्टीमेट्स या अंदाजे के मुताबिक 2024-25 में 41,000 करोड़ बनी। फिर उसके बाद ये अंदाज़ा और ये जो कल परसों बल्कि 7 तारीख को जो बजट पेश किया गया, उस दिन भी तस्दीक की गई कि 41,000 करोड़ रुपए 25-26 बजट में मरकजी मुआवनत के तहत दी जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि साल 2023 और 24 में जो टोटल रकम थी उससे भी कम 2025-26 में रकम की गई। और इस मामले पर एक तरफ तो इजहार तशक्कुर भी किया गया कि कुछ मामलात पर मरकजी वज़ीर मालियात की जानिब से हुकूमत की मदद की गई है पहले ही बजट से। कब तनवीर सादिक ने भी असेंबली के अंदर इसके लिए इजहार तशक्कुर किया था। लेकिन रिवाइज एस्टीमेट्स में जब आप टोटल रकम देखते हैं तो इस बार के बजट में वो पिछले सालों के मुकाबले जम्मू कश्मीर को कम मिली है, जिसमें दो बड़े मंसूबों के लिए पूरी तरीके से रकूमात या जो मुआवनत थी वो तब्दील कर दी गई है। चलिए जनाब, बात हुकूमत की हो रही है तो ज़रा ऐवान की से खबर से भी आपको बाखबर करें, जहां कल हंगामा हुआ था और ये कहा गया था कि जनाब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी न होने की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं और बिजनेस किस तरीके से कितना चलाना है उस पर भी बात नहीं हो पा रही है। उसको देखते हुए कल हिज़्ब इख्तिलाफ ने जब ये आवाज़ उठाई थी, हुकूमती इदारे भी मुतहरिक हुए और स्पीकर मासूफ ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बना दिया गया है। स्पीकर की तरफ से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तश्कील दे दी गई है। 5 मेंबरान रूलिंग पार्टी से और 3 मेंबरान जो है उन्हें रखा गया है अपोजिशन से, यानी कुल मिलाकर 8 मेंबरों पर मुश्तमिल BAC है, जिसे आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कह रहे हैं। इस BAC की सरबराही खुद स्पीकर मासूफ अब्दुर्रहीम राथिर साहब करेंगे और रूल 318 के तहत जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके तहत ही इस कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। कमेटी के जो 5 अरकान रूलिंग अलायंस से हैं उनमें 3 अपोजिशन है। उनमें अली मोहम्मद सागर सीनियर मेंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुबारक अहमद गुल सीनियर मेंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुलाम अहमद मीर साबिक वजीर है, सीनियर मेंबर है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूसुफ तारगामी सन 1996 से मुसलसल असेंबली के अंदर है, CPIM से है, ये इन्हें भी BAC का मेंबर रखा गया है। चौधरी मोहम्मद अकरम को इसमें रखा गया है और अपोजिशन की तरफ से सुनील शर्मा जो BJP के हैं, सज्जाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं और मीर फयाज अहमद जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्हें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद कर दिया गया है। स्पीकर मासूफ ने साफ कर दिया कि रूल 318 के तहत बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल जो है उसके तहत ही ये कमेटी क़याम अमल में लाया गया है और अब ये तमाम मामलात को देखेगी और रूल 319 जिसके तहत कमेटी को ये इख्तियार है कि कितने घंटे बिजनेस चलें और कहां पर स्टेज को रोका जाए, बिजनेस के अंदर क्या कुछ किया जाए या छोड़ा जाए, उसी के तहत अब इन्हें ये इख्तियार होगा कि जब ये मिलेंगे तो बिजनेस को ड्यू शेड्यूल भी बनाएंगे। क्योंकि कल ये खबर आ रही थी कि जनाब रमज़ान चला तो 2 सिटिंग्स के अंदर इसको हल किया जाए, फिर डेफर किया गया उसको और फिर तकरीबन 12-1 बजे तक 2 बजे तक ये कार्रवाई चली। तो उसके बाद ही ये महसूस हुआ कि BAC का बनना होना चाहिए और स्पीकर मासूम ने कल बाज़ाब्ता तौर पर BAC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है और किन कानूनों के तहत और कितना इख्तियार इनके पास है वो बात भी सामने रखी है। चलिए कॉलर्स की तरफ चलेंगे, खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं और आपकी कॉल्स भी शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी बात सुननी है। 9:45 हो गए, कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर और कॉलर्स जब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो टीवी की आवाज बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर। हेलो
जी कौन साहब कहाँ से? मैं फारूक अहमद छानपुरा से खान कॉलेज से बोल रहा हूँ। जी बताएं। गुजारिश अर्ज करो गवर साहब ये हून तन पे जिरत गई जिरत ब्रो करे गुजारिश कि ये हून दिवान बचन दिवान क्या तन पे दो त्रेव होने दी तन पे शुरा बचन तम बच्चे गई बड़ यह डॉक्टर गुलाम हसन खान कॉलोनी मेहरबानी कर हून तुलो थो वार्ड सन गर ये तमिस ना बचन पे फेरान तमो बचन नेरने सह बचन कदर क्या ये बचन बनान नेरन गुजारिश कर मेहरबानी कर डॉक्टर गुलाम हसन डॉक्टर खानपुर खान कॉलोनी राइट साइड ये दिवान बचन मेहरबानी कर डॉक्टर सठा शुक्रिया कॉल करने होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज दसबस्ता होकर जनाब कमिश्नर साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, जनाब एक बार ज़रा शहर का दौरा करें, छानपुरा जाएँ, जवाहर नगर जाएँ, राजबाग जाएँ, नौहटा के आसपास के इलाके अंदर जाए और दीगर मकाम पर आप देखिए कि जनाब इन आवारा कुत्तों ने जो दहशत मचा के रखी है ना, कि कॉलेज जाना तो दूर, बच्चे शाम को बाहर निकले वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और शाम को तरावी के बाद जो दहशत लगी रहती है वो चेहरों पर देखने लायक है। तो मेहरबानी करके इसका कोई सदबाब ढूंढे, हुकूमत के साथ कोई मिलकर प्लान एग्जीक्यूट करें। और लेट अस होप सो कि मेंबरान असेंबली आज ऐवान के अंदर है, लेट दे स्पीक ऑन इट कि जनाब ये कितना ह्यूमन इशू है और कितनी बड़ी क्राइसिस है पूरे जम्मू कश्मीर की इस वक्त बन रही है। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब जी ऋषभ हजरत गवर साहब शिकायत अहन हर जाए तुम वो फरमान कि करो कमिश्नर साहब कत अगर वो मारे पर कम से कम अगर कह इलाका थो ना तक वन तो क्या मकाना वकाना क्या बोर्ड मा एरिया दीतो तथ बस तो पर कम से कम सड़कों पे गफ ग ये थो बोर्ड यह कमिश्नर साहब वोट वो ऐसा करो वन मोटो वंदस मेहरबानी कर अगर क्या इलाका थो इलाका थो बंद कर खान थो। शुक्रिया जनाब। सटा शुक्रिया। बिल्कुल ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जी। सूबा जम्मू में भी इसी तरीके की सूरत हाल है, हमारे ऑफिस में भी 2-3 विक्टिम्स ऐसे हो चुके हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा। तो इसलिए मैं इस चीज़ से ना नहीं करूँगा कि ये मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है ये, और दहशत कितना है ये सबके चेहरों पर दिख रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी हेलो। नाम बताएं, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब तुम ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सोबरी पैठन जावेद अहमद। जी जावेद साहब, पत्म लटि तुलो फरवरियस मज करो मे कॉल GD गोइंका श्रीनगर कशुर पर्न कह पे तुझो टेक अप मसल यूतु सबस सहन मगर पत अंजो ना कहीं। अच्छा सह गो ना वो मसला हल कहीं ना तत आव ना वन पर्न कहीं GD गोइंका श्रीनगर कशुर तमो दितो मेलस मज तुम वो बह कर टेक अप तो मगर पत गो न कह ग्राउंड आज दिस नाव कहीं। चलो हजरत 3 दिन नोट से अंदर आनो कि तुम करो एश्योर कि मैटर ग हल, लेकिन सह मैटर न वन हल गोमुत कहीं। तो उम्मीद थो कि इंशाल्लाह तिम थवन पन्ने कथ बराबर अत कुन जोन और ये मसले करनावन कुन तरीक हाल। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। जी नाम बताएं, कहाँ से? हेलो हेलो हेलो। टीवी की आवाज बंद कर लें और बात रखिएगा अपनी। हेलो जी वालेकुम सलाम वनीवास। गौर साहब अहन वनो तेलबल नाल मशहूर अहन अत दुकानदार ककर वल वो मरदार बनोमुत अत लावडा वल एक्शन मुनसिपलिटी वल अत कत हून तेलबल नालस मन तमो त्रुन ककर वल ककर दुकानदार सोरे मलबत तरावान अथ मन। चलो सड़ा शुक्रिया अहनस बूज सड़ा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी, दे दीजिएगा जल्दी से। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर हम पांपोर से जाफरान टाउन से। जी जी बताएं सर। जो ये स्मार्ट सिटी के पैसे आए हैं पांपोर के लिए जी जी सर, मतलब जो ड्रेनें हैं इस हाईवे पे वो पहले बनने चाहिए। ये पहले क्या कर रहे हैं, पहले फुटपाथ बना रहे हैं, वो ड्रेन ऐसी के ऐसी है।
सर ये जो पैसे हैं ये अच्छे अच्छे कामों पे, हम सीएम साहब और गवर्नर साहब को ये इतला कर रहे हैं कि ये पैसे अच्छी अच्छी जगहों पे लगे, इस हाईवे पे, ये 44 जो है ना ये रोड जो पहले वाला नेशनल हाईवे। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहन नवंबरस मज कोर्मुत ऑनलाइन फीस, मगर ये पटवा करान काल पगह फिक्र करान पे गई तहसीलदार सोबस तमिस पे लिखित, मगर अत पे कहें ते एक्शन गसान, बराबर वस चोरस पकान तहसील पटवर इंतहाई अफसोस मकाम कि जमीन सन डॉक्यूमेंट अस निश, हुकूमत नकल दिन, और ये नकल दिनस मज तीचा मुश्किल गसान कि इंसान शक गसान मे निश पुश्तनी जमीन बड़ीबब सद वक्त जमीन यह मेन कि कहीं खेमज कंस, ये हालात मे तुंद कत बिल्कुल इतफाक, वारिया केस तम यह तुंद श्रीनगर जोम ये हालात हर जाए कि ऑनलाइन किस नावस पे टाइम बाउंड कि 10 दोन 15 दोन अंदर अंदर तिम सारी डॉक्यूमेंट दिन, तथ यीचा अड़चन में पैदा करम कि इंसान खोचान अत एप्लाई करनस, और यम सात अफसरस निश गो सह नव कहानी तत वनान, और पे इंसान मंचान कि बह आयोसी, यह तुज कत बिल्कुल सही जवाब दी अंसर बेसिकली खत्म गुत। उम्मीद थो कि नव हुकूमत हिंदन कनन तम वात तुज आवाज़, और यम वुचन कि महकमा मालच कारकर्दगी कित पटी बेहतर करनस। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब हमने 5-10 दिन पहले शहरी से अर्ज किया था, एक बाप बोल रहा हूँ, मैंने वो एसपीओ के बारे में अर्ज किया था आपसे, आपने कहा पता करके हम जरूर बताएंगे। देखिए एसपीओ का जहाँ तक मामला है उसमें अभी मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई भी वाजिया बात नहीं है, अगरचे अब सारा जम्मू कश्मीर पुलिस का दाखिला वजारत का बजट पूरा दिल्ली चला गया है, डायरेक्टली दिल्ली से देखा जा रहा है, लेकिन जो आप कह रहे थे कि जनाब उनकी मुस्तकिली या उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का कोई प्रोग्राम है, अभी तक उस बारे में कोई भी वाजिया हुक्मनामा न तो वजारत खजाना की तरफ से आया है और ना ही दाखिला वजारत की तरफ से कोई वाजिया बात है इसमें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, नाम बताइएगा कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब जो है यार बैठे जी वनी वज वो पाइप बिछाए किया पे अहनस वो काम इथे पे वो काम करक कहीं तो सारे बिछे आगे काम तो अत बस क्या करो अत बिल इथे पे कर ठेकेदार चलो सदा शुक्रिया खान साहब बड़गाम पढ़िए कॉल करने में। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गुल मोहम्मद हरवन पे जी, गुल मोहम्मद से वन वज कुछ जाए न मार्केट चेकिंग कर अड़न जाए माल 700 रुपये, अड़न जाए 700 रुपये, अड़न जाए 600 रुपये। तो हुकूमत वन कि सूज हर जाए स्कॉट, तुम वन कि स्कॉट न मार्केटस मज कुनी बाकी बेकरी वाल पूरा म्यार माल बनावान कह। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने। चलिए जी, CAPD डिपार्टमेंट तो पिछले दिनों बड़ी सुर्खियों में रहा, 2-3 दिन सीएम साहब ने मीटिंग ली, उसके बाद हमने फोटो सेशंस भी देखे, वीडियोस भी आए, लेकिन इतलात तो ये तो बिल्कुल शहर का इलाका है, हारवन का इलाका है। अगर यहाँ से ये इतला कि जनाब मार्केट कंट्रोल में नहीं है और अपनी मनमानियाँ चल रही हैं, तो फिर पूरे शहर का क्या हाल होगा, फिर देहात का क्या हाल होगा, कस्बों का क्या हाल होगा। तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेटेस्ट होप कि जनाब महकमे के जो ज़िम्मेदारान डिस्ट्रिक्स के अंदर है, तहसील्स के अंदर है, वो ज़रा रिएक्टिवेट हो जाए, क्योंकि कहा गया वज़ीर आला साहब की तरफ से कि जनाब इख्तियारात तो दे दिए गए हैं, तो लेटेस्ट इम्प्लीमेंट दीज इख्तियारात ग्राउंड पर और आवाम को थोड़ी सी राहत मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।
प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है तो कोशिश करेंगे आपको ये भी बताने के लिए कि रात पूरे जम्मू कश्मीर का मौसम का मिजाज किस तरीके का रहा है और जम्मू में आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल श्रीनगर सबसे पहले, जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गांधरबल के अंदर 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पुलवामा के अंदर 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा के अंदर -1.2 और बारामूला 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज चंद मकामात पर बारिशों का भी इम्कान है। जम्मू आएंगे तो बात जरा जम्मू शहर की पहले करते हैं, जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सांबा के अंदर 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पुंछ 13.4 और किश्तवाड़ के अंदर 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो नाज़रीन, ये तो थी बात आज मौसम के मिजाज की, रात किस तरीके की सी निकली है। और सुबह हमने आपको ये भी अपडेट किया कि आज बारिशों का भी मौसम है, तो थोड़ा एहतियात ज़रूर बरतिएगा। फिलहाल हमें देंगे आप इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में। जब तक के लिए आप हमें देंगे इजाज़त, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।